हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष एक नया और जानदार वीडियो लेकर। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कभी भी हमारे द्वारा कोई वीडियो यूजफुल वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस न हो। तो चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे ₹2 में 3 के भाव से, मतलब ₹2 में 3 के भाव से खरीदा। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट गए, ठीक, टूट गए तो वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि अंडे की टूट के बाद भी उसे 30% का लाभ। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि 8 दर्जन अंडा करना है, तो 8 दर्जन मतलब आपको पता है मेरे भाई कि 1 दर्जन में होता है 12 अंडा, तो 8 दर्जन में हो जाएगा 96 अंडा। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें 16 अंडा टूट भी गया है तो ये भी बात ही कर लीजिए आप। तो बचेगा साबुत, कितना बचेगा? 80 अंडा। मतलब ये अंडा जो है ना ये टूट गया, ये अंडा जो है ये टूट गया। तो जब अंडा टूट गया 16 अंडा, तो क्या हो गया कि 80 अंडा साबुत बचा है, मतलब हम बेच पाएंगे इसी को। अब कोई टूटा हुआ अंडा तो लेगा नहीं, लेगा तो साबुत अंडा लेगा। तो हमने बेचना है 80 अंडे को, लेकिन दाम तो लग गया 96 का, तो दाम तो निकालेंगे, तो क्रय मूल्य जो निकालेंगे वो क्या होगा। अच्छा, एक चीज बताए थे आपको, यहाँ 96 अंडा का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। अगर एक अंडा के क्रय मूल्य में अगर 96 से गुना कर देंगे तो 96 अंडा का क्रय मूल्य निकल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तरीका ऐसे कीजिए कि रुपया है कितना, ₹2। अब बटे वस्तु कितना है 3, अगुना 96 कर लीजिए। रुपया बटे वस्तु, एक अंडा का दाम निकल गया और तो 96 गुना कर लिए, कितना कट गया बताइए? 3 32 या 96। तो इस तरह से 32 में कितना हो गया? ₹64 लागत लग गया। ₹64 क्या हो गया? लागत लग गया। अब हम चलते हैं, जो ₹64 क्रय मूल्य हो गया आपका, बेचा किस दर से? कहता है किस भाव से बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो 30% का लाभ तो इसी पर न कमाना है, 30% का लाभ तो इसी पर न कमाना है। तो आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर, या यही लिखिए, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य का 130%। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो कैसे लिख दिया, ये देखिए हम यहाँ पर 13/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 130% अभी आपको दिखाने के लिए लिखे, समझाने के लिए। देखिए विक्रय मूल्य बनाना है कब? 30% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का 130%, 30% लाभ पर। अच्छा, कुल अंडा कितना है? 80 से भाग दे दिए। अच्छा, 80 से भाग क्यों दिया? आप पूछेगा क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे। तो प्रति अंडा का दाम निकालने के लिए कुल विक्रय मूल्य में अंडा की संख्या से भाग नहीं देंगे क्या? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर तो कट जाएगा डायरेक्ट, 1 शून्य तो ऐसे कट गया, 8 64, 13 8 104, 13 8 104, ये हो गया आपका 104। अब बटे में क्या, ये तो बटे में 100 जाएगा, ये प्रतिशत बटे में 100 जाएगा, बटे 100 यानी 1.04 रुपया प्रति अंडा। कहानी खत्म, बस इतना सा ही सवाल था और ये बन गया। चलते हैं फिर से एक बार इसको समझते हैं, अगर दिक्कत है तो समझिए। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 दर्जन अंडा लाया ₹2 में 3 के भाव से। तो हमने क्या किया, पहले 8 दर्जन का क्या होता है 96 अंडा, 96 अंडा में, और क्या हुआ स्थानांतरण में 16 अंडे टूट गए।
तो हमने क्या किया, 16 को बात कर लिया, यानी कि साबुत अंडों की संख्या मेरे भाई कितना हो जाएगा, 80। अब 80 अंडा बेच के ही ना जो सपना पूरा करना है करेगा, 96 तो बचा नहीं अब। लेकिन मूल्य की बात कर ले, क्रय मूल्य की बात कर ले, तो 96 का टोटल पैसा लगा है, तो कितना पैसा लगा, तो क्रय मूल्य जो निकालेंगे वो 2/3। हमने कल बताया था कि एक अंडा, एक वस्तु का कीमत निकालना हो तो दर को कैसे लिखेंगे समझिएगा, ऊपर लिख देंगे रुपया, नीचे लिख देंगे वस्तु। आप ही मानिए ना, आपको ऐसे इस कलम का दाम निकालना है और हम ऐसे बोले कि हम 15 रुपया में 3 कलम लाए, 15 रुपया में 3 कलम लाए, तो आप क्या कीजिएगा, 15 रुपया बटे 3 कलम, यानी कि 5 रुपए प्रति कलम, तो वही तो रुपया बटे वस्तु। ये हुआ एक अंडा का दाम। इसको कर दिए 96 से गुना, तो कुल 96 अंडा का दाम निकल गया। अब यहाँ कितना आ गया, 64 रुपया। अब क्या करता है कि किस दर से बेचे शेष अंडों को, ताकि 30% का लाभ हो। तो शेष अंडों को 64 का 130% निकाल दिए, भागा दिए। आप समझ रहे 80 से क्यों भागा दिए, तो 80 से इसलिए भाग दिए क्योंकि हमको 80 अंडा ही साबुत बचा हुआ है, इसी को बेचना है। तो क्या निकल गया, 1 रुपया 4 पैसे, 1 रुपये 4 पैसे प्रति अंडा। चलते हैं मेरे दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है तो आपको परेशानी हो रही होगी, देखिए इसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम, लेकिन हाँ आप अभी चूंकि हम समझा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कम समय लगेगा, बन जाएगा विदिन 30 सेकेंड 25 सेकेंड, बहुत हो गया, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलते हैं सीधे सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा तथा उतने ही संतरे 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। एक तो खरीदा, देखिए दो जगह गया, पहले दुकानदार के पास गया तो उसने क्या कहा कि 10 रुपए प्रति दर्जन देंगे। दूसरे दुकानदार के पास गया तो उसने कहा कि 8 रुपए प्रति दर्जन का भाव देंगे। ठीक है, 8 रुपए प्रति दर्जन का भाव देंगे, खरीद लिया। अब क्या करता है कि उसने उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपए का लाभ कमाया। तो कहता है कि बताइए कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी। बहुत ही सुंदर सवाल है और 11-12 के रीजन टाइम में 2011-12 के टाइम में ऐसा क्वेश्चन खूब आया, बहुत बार आया। तो चलते हैं बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, हाँ, तो अब यहाँ पर एक टेक्निक करना है, कभी भी दर्जन वाला सवाल आएगा ना तो आपको मान लेना है कि 1 दर्जन ही खरीदा है। आप इस ना पर्चर में नहीं पढ़ना है कि आपको एलसीएम लोगे, बहुत क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो सब कुछ नहीं करना। आपको मान लेना है कि 1 दर्जन ही मान लीजिए खरीदा। आपको क्वांटिटी ही ना सेम करना है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि 1 दर्जन खरीदा है कौन, ये वाला 10 रुपए वाला, मान लेते हैं 1 दर्जन ही खरीदा 10 रुपए वाला। 1 दर्जन खरीदा कितना वाला बताइए, 8 रुपए वाला। तो बताइए कर है उतने ही संतरे, आन गया उतना ही हुआ कि नहीं हुआ, दोनों तो सेम ही हो गया ना। अब यहाँ 10 दर्जन मानो कि लघुत्तम लेके मानो, क्या फायदा है। आप ऐसा ही मान लिए हम 1 दर्जन ही, तो क्या जुल्म हो गया, दोनों तो बराबर है। जितना संतरा इस भाव से खरीदा 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, उतना ही संतरा 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। तो 1 दर्जन मान लिए। अच्छा इसमें कितना रुपया लग गया, 10 रुपया, इसमें कितना लग गया 8 रुपया, तो कुल सीपी बोल दे तो कितना हो जाएगा 18 रुपया। कुल सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 रुपया। अब आते हैं हम इधर एसपी की बात करते हैं। तो एसपी जो है वो क्या कर रहा है कि उसने उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपए का लाभ कमाया। अच्छा 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा तो यहाँ कितना दर्जन बन रहा है, 2 दर्जन ना, 2 दर्जन, टोटल कितना दर्जन हो गया, 2 दर्जन। तो 11 रुपए के भाव से बेचेगा, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य 11 रुपया, 2 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 22 रुपया। क्लियर बात है, 22 रुपया। अब 18 टका में खरीदा था, लागत था 18, बेचा 22, लागत 18, बेचा 22, तो कितने रुपए का लाभ कमाया बताइए। ये लाभांतर जो है कितने रुपए का लाभ,
4 रुपया, यहाँ हो गया लाभ। आप समझ सकते हैं, तो बच्चा भी बता देगा 18 में खरीदा, 22 बेचा, 4 टका का लाभ हुआ। तो 4 टका का लाभ हुआ, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 4 रुपये का लाभ है, तब तो कितना कितना दर्जन, 2 दर्जन। 4 रुपये का लाभ है, तब तो है 2 दर्जन खरीद बेच। जो खरीद बिक्री है कितने दर्जन का, 2 दर्जन खरीदा, 2 दर्जन बेचा, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 रुपए का लाभ के लिए 2 दर्जन बेचा। अच्छा 120 रुपए का लाभ में कमाना है, आप थोड़ा गौर करें मेरे भाई, 120 रुपए के लाभ कमाना है ना, कितना गुना हो गया, 30 गुना। तो जब 30 गुना इधर भी तो 30 गुना इधर भी, तो कितना दर्जन हो जाएगा, 60 दर्जन। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 60 दर्जन। एक बार आते हैं फास्ट प्रीव्यू भी करते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे तथा उतने ही 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। तो हम मान लेते हैं कि एक दर्जन 10 वाला भी खरीदा, एक दर्जन 8 वाला भी खरीदा, तो कुल कितना लग जाएगा मेरे भाई, 10, 8, 18 टका। क्रय मूल्य कितना हो गया, 18 टका। अच्छा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या कहता है कि उसने उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, 11 रुपए प्रति दर्जन। तो एक दर्जन का दाम हो गया 11 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 22 रुपया होगा ना मेरे भाई। अब बताइए 18 में खरीदा हुआ सामान को 22 में बेचेगा, 18 में खरीदा हुआ सामान को 22 में बेचेगा, बताइए कितना लाभ होगा, 4 टका का लाभ होगा। तो 4 टका का लाभ कमाने के लिए 2 दर्जन का लेन देन होता है, तो 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने दर्जन का लेन देन होगा, 30 गुना इधर भी, 30 गुना इधर भी, 60 दर्जन। फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले टाइप पर, और अगला टाइप जो है वो कह रहा है कि यदि मैं रुपए 100 में, यानी कि 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपए में बेच देता हूं, तो कहता है कि मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ। क्वेश्चन जो है बिल्कुल साफ है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक बहुत अच्छा तरीका देते हैं, एकदम तुरंत वाला। 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड बहुत हो गया बनने के लिए। तो आपको करना क्या है, आप बहुत आदमी इसको एलसीएम लेके बनाएंगे, हमको पता है, लेकिन एलसीएम में नहीं जाना है, या एक पुस्तक का दाम निकाल के न क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बनाएंगे, वो ही फालतू है। ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, एकदम बिल्कुल स्पेशल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे लिखेंगे बड़बर। अब ये बड़बर क्या, वर होता है ना, वर और वधु पूछते हैं ना, वही वर है, बोलते वर। तो 2 बार ऐसे लिखना है, वर। अब ये वर क्या है समझिएगा अच्छे से। तो वो मतलब हो गया वस्तु, रो मतलब हो गया रुपया, फिर हो गया वस्तु, फिर हो गया रुपया। लिखना कैसे है, वस्तु रुपया। पहला लाइन के डेटा को यहाँ लिखना है, दूसरे लाइन के डेटा को यहाँ लिखना है। अच्छा मेरे भाइयों पहला लाइन का डेटा क्या बताइए, तो रुपए 100 में क्या कर रहा है, 100 रुपए में 11 पुस्तक, तो 100 रुपए यानी कि 100 के सामने रुपया के सामने 100, 11 पुस्तकें, तो यहाँ 11। अभी शुरू में हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको हो सकता है 10 से 15 सेकंड लग जाए, लेकिन जब प्रैक्टिस आप बना लोगे ना तो तुरंत बन जाएगा। 100 रुपए में 11, 100 में 11 खरीदता है और बेचता कितना में है, तो 110 रुपए में 10, तो 110 रुपए में 10। हाँ ये क्रम उल्टा नहीं होना चाहिए, जैसे लिखे हैं ठीक है वैसे लिखना है। किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, आपको ये हम खुद से अपना बताने में ऐसे लाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो ये मेरा खुद का मेथड है, हम ऐसे बताते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपको वस्तु रुपया पहला लाइन का डेटा यहाँ लिखना है, सेकेंड लाइन का डेटा यहाँ लिखना है। आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है और इसको गुणा करना है, मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल, मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल। अच्छा मध्य पद गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1000, और यही 1000 हो जाएगा आपका सीपी।
बीच वाला का गुणनफल जो देगा वो सीपी देगा, क्रय मूल्य को देगा, और साइड वाले का गुणनफल जो होगा वो देगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अच्छा गुना कीजिएगा तो 1210 हो गया, और ये मिल गया आप, ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपको एसपी। तो 1000 में खरीद कर 1210 में बेचा। समझिएगा मेरी बात, आप अनुपात भी निकाल सकते हैं अगर दोनों का रेशियो, एक मिनट, दोनों का अगर रेशियो ले, समझिएगा मेरी बात, लेकिन रेशियो से ले रहे तो 1 शून्य कट जाएगा, तो 1 शून्य कट जाएगा तो रेशियो ले लीजिए, आसान बन जाएगा। 1 शून्य कट जाएगा रेशियो लेंगे तो अब सीपी और एसपी का जो रेशियो हो गया वो 100 और 121 हो गया। अब ऐसे समझिए, 100 रुपया में खरीदा, 121 में बेचा, 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो क्या 21 रुपया का लाभ नहीं हुआ? और 100 पर 21 रुपया का लाभ हुआ। जैसे क्रय मूल्य हो गया था 1000, अब विक्रय मूल्य था 1210 टका, तो हम क्या किए, इसको शॉर्ट कर लिए, चूंकि 1000, हालांकि 1000 पर भी निकालेगा तो परसेंटेज आता है, तो आप बता दीजिएगा कि 21%। क्यों? क्योंकि 1000 का 21% होता है 210, लेकिन अब प्रतिशत का अनुभव होना चाहिए आपको। अगर नहीं है अनुभव तो आपको क्या करना, रेशियो लेना है, सीधे रेशियो नहीं। अब ये कट गया, अब आगे नहीं काटना है, कटेगा तब भी नहीं काटना है, 100 मिल गया, नहीं काटना। तो 100 से कितना हो गया, 121, तो 100 पर कितना बढ़ गया, 21 रुपया, यानी कि 100 के समान को आप 121 में बेचिएगा तो 21 टका का लाभ होगा, और 21 टका का लाभ जो हुआ 100 पर, यानी कि 21% हो गया, क्योंकि 100 पर जितना लाभ होता है उतना ही परसेंट होता है। बस हो गया। चलते हैं मेरे भाइयों, अगले सवाल, टाइप वही है, सवाल अगला है। सवाल कौन सा है, यदि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 6 की दर से पेन खरीदा, ठीक, तथा 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तुरंत करना है, बराबर, ठीक। अच्छा पहला में क्या है, रुपए 5 रुपया 6 की दर से 6, 3 रुपया और कितना की दर से 4 की दर, 4 की दर मतलब 4 को वस्तु, 4 की दर मतलब क्या होता है, 4 वस्तु। अब देखिए, बीच वाले गुना करेंगे तो सीपी, बगल वाले गुना करेंगे तो एसपी। सीपी कितना हो गया, 5 के 20, 5 के 20 और 18। तो इस तरह से क्या हो गया, आप अगर गौर करें तो 20 में खरीद कर 18 पर बेचा। समझिए मेरी बात, ये मुझमान ही निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। 20 में आप अनुपात भी ले सकते हैं, चाहिएगा तो अनुपात लीजिएगा तो 10:9 हो जाएगा, और 10 पर 1 का हानि यानी कि 10%। लेकिन खैर यहाँ देख लीजिए, 20 का सामान 18 में बेचा तो 2 रुपया का लॉस हुआ। 20 का सामान 18 में बेचेगा मेरे भाई, तो 2 रुपया का लॉस होगा ना, और 20 पर 2 रुपया का लॉस हुआ, 20 पर 2 रुपया का लॉस हुआ, तो 20 पर 2 क्या होता है, 10%, यानी कि लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 10%। अब जिनको ये नहीं निकालने आता है वो ऐसे निकालिए, प्रतिशत लॉस बराबर लॉस, यानी प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100, 2 रुपए की हानि, और बटे क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 × 100, 5 दूनी, यानी कि 10% का लॉस। तो ये मेरा मेथड है, और इस मेथड से बहुत इजीली आपको इसके बहुत सारे मेथड मिलेंगे किताब में, a² - b² x² - y, सर कुछ पता नहीं आलतू फालतू कितना मेथड लगा हुआ है, लेकिन आप इसको अपनाइए, इतना बेहतरीन है ये मेथड, ये खुद से हमने खोजा है, और ये मेथड इतना बेहतरीन है कि आपसे हिसाब तुरंत बन जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक्यूरेसी के साथ बनेगा, सबसे गलती होने का कोई चांस नहीं। चलते हैं इसका सेकेंड मेथड लेते हैं, क्या है सेकेंड मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, सब डेटा को लिख लेंगे, 5 है, 6 है, 3 है और 4 है, और इस सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 60। देख के कोई बता देगा कि 60 हो, क्लियर बात है। तो 60 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ इसका मतलब मान लेना है कि वो 60 पेन खरीदता है। कितना पेन खरीदता है, 60 पेन खरीदता है। अब क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से, तो आप सीपी निकालें, तो 5 रुपए में 6 की दर से,
हम याद है कि भूल गए? हमने क्या बोला कि जब भी एक पेन का दाम निकालना हो तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, 5 रुपये में 6 पेन की दर से। तो एक पेन का दाम निकल गया क्रय मूल्य, तो एक पेन का जो क्रय मूल्य इतना है तो 60 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, विक्रय मूल्य की बात कर ले तो 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? फिर वही बात है, रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु अगुना 60। तो यहां पर आप निकाल लोगे 15 और 15 या 45। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अब देखो, अब यहाँ पर सारा क्लियर हो गया माजरा। अब यहाँ मुझ जवानी आंसर हो जाए। बोलिए कैसे? आप जान रहे हैं कि 50 में खरीदा, 50 में खरीदा, अब 45 में बेचा। 50 में खरीदा, 45 पर बेचा, तो 50 में 5 टका का हानि। 50 पर कितने टका का हानि? 5 टका का। और 50 पर 5 यानी कि 10% हानि। खत्म, सिंपल। अब नहीं तो समझ में आता है, वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 50 टका, विक्रय मूल्य हो गया 45 टका, तो 50 का सामान 45 में बेचेगा तो लॉस तो होगा। तो लॉस कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया का। और प्रतिशत लॉस यानी प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 50, 50 दूनी 5 दूनी 10। चलिए मेरे दोस्त, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल वही है, थोड़ा सा डेटा में चेंजिंग है और उसको देखेंगे डेटा में क्या चेंजिंग है। तो चलते हैं, पहले इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक मैथड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए के 3 की दर से, तो फटाफट हम लिख देंगे जो है 5 3 और क्या है 12 और क्या है मेरे भाई 5 ही है। तो आप अगर एलसीएम लोगे तो मेरे हिसाब से एलसीएम सबको लेने आता है, इसका एलसीएम जो लोगे आप बराबर हो जाएगा 60। होगा कि नहीं मेरे भाई? मान लीजिए कि 60 क्या चीज है? अंडा है ना। 60 अंडा करता, 60 अंडा करता। अच्छा, 60 अंडा का सीपी अगर निकालना हो तो लीरें। अच्छा, एक अंडा का सीपी क्या होगा? रुपया बटे 5 बटे 3 अब मल्टीप्लाई बाय कितना? 60। 20 बार में 100। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं, विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो एक अंडा का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 बटे 5 रुपया बटे वस्तु, 12 बटे 5 अगुना हो जाएगा 60। 5 से कट जाएगा 12, बराबर है 144, बराबर है 44 144। मतलब खरीदा कितना में? 100 में, बेचा कितना में? 144 में। मतलब कितना रुपया का ये हो गया? लाभ 44। कोई बच्चा ही बता देगा कि प्रॉफिट जो है वो 44 रुपए का, प्रॉफिट जो है वो 44 रुपए का। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 44 रुपए के प्रॉफिट के लिए 60 अंडा। मेरे भाई समझिए, 44 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कितना अंडा लेन देन करना पड़ा? 60 अंडा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं 11 रुपया कमाने के लिए 15 अंडा का लेन देन करना पड़ेगा। अच्छा, हमको कमाना है कितना रुपया? 143 रुपया। कितना कमाना है मेरे भाइयों? 143 रुपया। तो ये कितना गुना हो गया? यहाँ ये हो गया आपको अगर 13 43 से 13 गुना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? 13 गुना कर दीजिए। 13 गुना तो इधर भी नहीं कीजिएगा, 15 गुना 13, 15 दही के 150, 195 अंडा। बस बन गया। तो इस तरह से क्या देखिए, 44 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए 60 अंडा का खरीद बेच करना पड़ रहा है। तो 44 रुपया का लाभ के लिए 60 अंडा, तो 11 रुपया आप 4 से काट लिए, जान के काट लिए क्योंकि हमको 13 से दिख रहा है। 44 रुपए का लाभ कमाने के लिए 60 अंडा क्या क्या खरीद बेच किया। तो यहाँ काट लिए, देख ही रहे। तो 11 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना? 15 अंडा। 13 43 से 15 13 195। एक बार चेक कर लीजिएगा गुना, 15 नहीं के 150, 15 45 150, 45 145। तो क्लियर है, 195 अंडा का खरीद बिक्री करेगा। ठीक है, चलते हैं मेरे भाइयों इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि वही वस्तु रुपया, वस्तु रुपया। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 5 रुपये में 3 वस्तु, यहाँ पर कितना है?
12 रुपए में 5 की 10, तो बचे 25, 12 तिया 36, यानी क्रय मूल्य हो गया 25, विक्रय मूल्य हो गया 36। के टका का लाभ हो गया? 11 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 11 रुपया का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब आपको समझना है कि 11 रुपया का प्रॉफिट किस वस्तु पर हुआ है, प्रतिशत लाभ तो निकालना नहीं है, आपको निकालना है संख्या। तो यहाँ आप फंस जाइएगा। तो आपको करना क्या है कि दोनों वस्तु का एलसीएम ले लेना है। दोनों वस्तु जो है ना, तो पहला बार 3 वस्तु है, दूसरा बार क्या है 5 वस्तु। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? 15 वस्तु। तो 15 वस्तु लेन देन किया, या 15 वस्तु नहीं है, अंडे मान लीजिए, अंडे ही दिया हुआ है। 15 अंडे में कितना लाभ हुआ? 15 अंडे पर 11 रुपए का लाभ हुआ। 15 ही अंडा को खरीद बिक्री किया है ना, कौन सा लाया अंडा की संख्या? 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 15 अंडा। और 15 अंडा जब खरीद बेच के आया तब तो 11 रुपया का लाभ कमाया। अच्छा, एक्चुअल लाभ कितना कमाना है? 143 रुपया का। और 143 रुपया का लाभ कब होगा? जब इधर भी 13 गुना और इधर भी 13 गुना। और आपको पता है कि 15 13 हो जाएगा 195 अंडा। बस कहानी खत्म। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले और बेहतरीन वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।